आज हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा अधिगम। अधिगम की विमाएँ, यहाँ पर सीमाएँ लिखना चाहिए था लेकिन कुछ गलतियाँ। विमाएँ जो लिखी हैं तो विमाएँ का अर्थ भी कुछ होगा, तो उसका अर्थ हम लोग जो है कि आगे समझेंगे कि इसका अर्थ क्या है। तो यहाँ पर हम लोग जो है कि लर्निंग एंड टीचिंग पढ़ रहे हैं, उसमें से हम लोग प्रस्तावना, उद्देश्य, अधिगम के आयाम और विमाएँ, ज्ञान की संप्रत्याह और प्राप्ति, कौशल का अर्जन, अभिकरण, संज्ञात्मक, सहचर, सचरी, मूल्यों के शिक्षा का उपदेश, मौजूदा पाठ्यक्रम में शामिल मूल्यों के माध्यम से सहपाठचार्य क्रियाकलापों के माध्यम से मूल्य शिक्षा का उपदेश, स्वीकार, अस्वीकार, रचना, निर्माण, विश्वास की धारणा या पकड़, विश्वास को स्वीकार करना, अस्वीकार करना, विश्वास की धारणा बनाना या रचना होना, अभिवृत्ति के दृष्टिकोण, परिमार्जन या सुधार, परिवर्तन, बदलाव, धारण, युक्त रहना, अभिवृत्ति का निर्माण, धारण, रहना और परिवर्तन, विद्यार्थियों में कक्षा के वातावरण के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति, विकास में सहायता, आदतों में संवर्धन, उन्नयन, सारांश, शब्दावली, अभ्यास, प्रश्नों के उत्तर, संदर्भ ग्रंथ और लास्ट में जो है कि हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो जो है निबंधात्मक प्रश्न होंगे। तो हम लोग सबसे पहले प्रस्तावना पढ़ना बहुत ज़रूरी है। प्रस्तावना से हम लोग को पता चलता है कि इस अध्याय में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसकी जानकारी हमको जो है प्रस्तावना के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त हो जाती है। इसलिए प्रस्तावना पढ़ना जो है बहुत ही आवश्यक माना जाता है। अधिगम या सीखना। अधिगम मतलब क्या? अधिगम किसी चीज़ को अधिगम करना। अधिगम मतलब अधिग्रहण, ग्रहण कर लेना ही अधिगम है। मतलब किसी चीज़ को सीखना जो है अधिगम है। यहाँ पर जो है अधिगम या सीखना, यहाँ पर दोनों लिख दिया गया है। अधिगम का अर्थ ही होता है सीखना। शिक्षा के सभी स्वरूपों में केंद्र बिंदु माना जाता है। अधिगम जो है एक केंद्र बिंदु की तरह माना जाता है और उसके जैसे हम लोग जो है कि पृथ्वी है उसमें भी केंद्र मानते हैं। हम लोग शरीर है, शरीर में भी कहीं ना कहीं केंद्र मानते हैं। हम लोग जो है कि परीक्षा देने जाते हैं तो वहाँ भी कहीं ना कहीं सेंटर होता है कि नहीं? उसी प्रकार जो है ये केंद्र बिंदु माना जाता है। क्या केंद्र बिंदु माना जाता है? शिक्षण को हम लोग अधिगम कहते हैं तो और ज़्यादा बेहतर होता है। तो अधिगम को हम लोग केंद्र बिंदु की तरह मानते हैं, केंद्र बिंदु ही मानते हैं कि तरह क्या मानते हैं, उसको जो है केंद्र बिंदु ही माना जाता है। शिक्षा का स्वरूप चाहे औपचारिक हो या अनौपचारिक हो। देखिए शिक्षा जो औपचारिक रूप से भी दिया जाता है और अनौपचारिक रूप से भी दिया जाता है ना। तो यहाँ पर जो है औपचारिक अनौपचारिक रूप से जो है शिक्षा होती ही है और जो है कभी औपचारिक रूप से हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं तो कभी अनौपचारिक रूप से भी शिक्षा ग्रहण करते हैं। या निपौचारिक, तीनों में भी अधिगम केंद्रित रहता है। मतलब जो है कि औपचारिक हो या अनौपचारिक हो या निरौपचारिक हो, तीनों में अधिगम केंद्रित रहता है। अधिगम की प्रक्रिया सभी जीवों में होती है किंतु उनकी विशेषताएं अलग अलग होती है। लेकिन उसकी विशेषताओं को यदि देखा जाए तो विशेषताएं जो है अलग अलग होती हैं। और यहाँ इस इकाई का संबंध केवल मानवीय अधिगम से है। और यहाँ पर हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसमें जो मानव का अधिगम से है, केवल सिर्फ मानव के ही अधिगम से है, ये बात भी ध्यान रखने का। अतः यहाँ पर केवल मानवीय अधिगम पर चर्चा की जा रही है। मतलब यहाँ पर हम लोग जो है कि जो चर्चा करेंगे वो मानव अधिगम के बारे में चर्चा करेंगे, ना कि पशु पंछी के बारे में। यहाँ पर जो अधिगम के बारे में बात किया गया है वो अधिगम जो है मानव के बारे में क्या गया है, तो हम लोग जो मानव के ही बारे में चर्चा करेंगे। अधिगम को मानवीय संदर्भ में एक जीवन पर्यटन चलने वाली प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया गया है। यह प्रक्रिया मानव शिशु के इस यथार्थ जगत को जन्म से ही प्रारंभ नहीं मानी जाती है, अपितु गर्भावस्था में ही इस प्रक्रिया को प्रारंभ हो जाता है। इस तय मतलब क्या है कि जो अधिगम करना जो है बालक जो है कि अपने माँ के पेट से ही मतलब गर्भावस्था से ही वो अधिगम करना सीख जाता है। अपितु गर्भावस्था से ही एक मिनट हाँ जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है स्वीकार किया जाता है। यह प्रक्रिया मानव शिशु के इस अर्थात जगत में जन्म से ही प्रारंभ मानी जाती है, अपितु गर्भावस्था में ही इस प्रक्रिया का प्रारंभ हो जाता है। मतलब इसकी शुरुआत जो है गर्भावस्था माँ के पेट से ही इसकी शुरुआत हो जाता है। इस तथ्य का प्रमाण न केवल पुरानी कथाओं से मिलता है, अपितु देखिए यहाँ पर यह बोला गया है कि इस चीज़ का जो है ना विकास करना जो है माँ के पेट से ही शुरुआत कर देता है। इसकी जो है कि प्रमाण जो है कि पुरानी कथाओं में ही नहीं अपितु विभिन्न वैज्ञानिक संसाधनों में मतलब विज्ञान के द्वारा भी इसे सिद्ध कर दिया गया है कि बालक जो है कि अपने माँ के पेट से ही अधिगम करना शिक्षण जो है कि सीखना जो है शुरू कर देता है। इसको स्थापित किया जा गया है।
मानव अपने प्रारंभिक विकास क्रम में प्राशिष्ट या असहाय जीव के रूप में अधिगम करता है। मतलब जब बच्चा रहता है, जब छोटा बच्चा बालक रहता है, तो उस समय जो है वो जो असहाय के रूप में, मतलब उसका जो है कि कोई सहायता करता है तभी वो जा पाता है, घूम पाता है, दौड़ पाता है, मतलब आगे जाके दौड़ पाता है, चल पाता है। और नहीं तो जन्म से जो है कोई व्यक्ति जो है ना जन्म पाता है, ना दौड़ पाता है, ना खा पाता है, ना कुछ कर पाता है। तो उसे जो है कि उसका खाना पीना जो है कि किसी न किसी के सहारा के माध्यम से ही मिलता है। यदि उसको सहारा ना मिले तो बच्चा जो है कि उनकी जो है कि विकास स्तर जो है कि रुक जाएगी, है कि नहीं। और वो जो है कि जो बच्चा जो है कि जो नहीं होना चाहिए वो हो सकता है। विभिन्न वैज्ञानिक अनुसंधान में इसके स्थापित किया गया। मानव अपने प्रारंभिक विकास क्रम में प्रसचित्र मैंने प्राश्रित मतलब दूसरे पर आश्रित रहता है। असहाय, असहाय मतलब कि वो जो है कि न किसी न माँ के आश्रय में या पिता के आश्रय में या परिवार के आश्रय में रहता है। जीव के रूप में अधिगम करता है, किंतु धीरे धीरे वह आत्मनिर्भर होने लगता है और धीरे धीरे जो है वह आत्मनिर्भर होना शुरू कर देता है, जब उसको जो है किसी की सहारा की आवश्यकता नहीं होती। जैसे अभी हम लोग जो है कि हम लोग के किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, हम लोग अपने से चल पाते हैं, अपने से बोल पा रहे हैं, अपने से दौड़ पा रहे हैं, अपने से खा पा रहे हैं। लेकिन एक समय जो हम लोग बचपन में जब छोटा हुआ करते थे, जब हम लोग बच्चा हुआ करते थे, उस समय हम लोग जो है कि ना तो बोल भी नहीं पा रहे थे। हम लोग को भी जो है कि बार बार सिखाया गया तो हम लोग बोलना सीखें। तो उस समय बचपन हम लोग बोल नहीं पा रहे थे, बचपन हम लोग चल नहीं पा रहे थे, बचपन हम लोग का दांत भी नहीं था, तो किसी वस्तु को हम लोग खा भी नहीं पा रहे थे। हम लोग का खाना भी जो है कि किसी न किसी माध्यम से हम लोग को मिला, तब हम लोग जो है कि इतने बड़े हुए। और आज के समय में हम लोग जो है कि अपने से चल पाते हैं, अपने से दौड़ पाते हैं, अपने से खा पाते हैं, अपने से सारे क्रियाकर्म जो है कि हम लोग जो है सारे चीज़ को हम लोग कर पाते हैं। धीरे धीरे आत्मनिर्भर मतलब क्या, हम लोग स्वयं जो है कर पाते हैं, तो हम लोग क्या हो गए, आत्मनिर्भर हो गया। स्वतंत्र एवं आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में अधिगम करता है। अधिगम शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है। अधिगम और अधिगमकर्ता को ही केंद्र में रखकर संपूर्ण शैक्षणिक प्रक्रियाओं का संचालन किया जाता है। मतलब क्या, अधिगम और अधिगमकर्ता को ही रखकर जो पूर्ण रूपेण से जो है संपूर्ण रूप से शैक्षणिक प्रक्रिया का संचालन किया जाता है। जहाँ यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि अधिगम क्या है। यहाँ पर जो ये पूछना जो है कि प्रश्न उठना जो है स्वाभाविक है कि अधिगम आखिर है क्या। सामान्य अर्थों में अधिगम को व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन के रूप में स्वीकार किया जाता है। अब यहाँ यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि व्यवहार में परिवर्तन और अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन में क्या अर्थ है। इन दोनों पर क्रमबद्ध रूप से विचार करते हैं। सबसे पहले व्यवहार में परिवर्तन मतलब क्या है, हम लोग जब शिक्षा ग्रहण करते हैं, जब हम लोग अधिगम करते हैं, किसी वस्तु को सीखते हैं, तो उस अंतर्गत हम लोग जो अपने व्यवहार में भी परिवर्तन करेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग जान रहे हैं कि सिगरेट पीना जो है अच्छी बात नहीं है, तो हम लोग सिगरेट पीना यदि हम लोग छोड़ देंगे तो व्यवहार में परिवर्तन हो गया। जैसे हम लोग जो है कि शराब पीना अच्छी बात नहीं है और कोई शराब पी रहा है और इस बात को जान गया कि शराब पीना क्यों अच्छी बात नहीं और समझ गया, वो जो है छोड़ने के प्रयास या छोड़ देता है, तो भी जो है कि व्यवहार में परिवर्तन हो गया। मतलब हम लोग अधिगम किए, उसकी बुराइयाँ हम लोग को पता चला कि शराब में जो बुराइयाँ है, तो उस बुराई को जो है कि हम लोग जाने, तो उसके बाद हम लोग अधिगम करने के बाद जो है उस शराब को हम लोग छोड़ देते हैं। तो एक प्रकार से हम लोग ने भी जो है कि कौन सा कार्य किया है, एक अच्छा कार्य किया है, एक जो है कि पॉजिटिव कार्य किया है। मतलब हम लोग का जो व्यवहार में जो है परिवर्तन करने का कार्य किया है, उसमें जो है कि उससे तो अधिगम क्या है, हम लोग को व्यवहार में परिवर्तन करना सिखाता है। अपेक्षाकृत से परिवर्तन से क्या अर्थ है। यहाँ पर जो है कि हम लोग कहते हैं उठना स्वाभाविक। अधिगम क्या है, समान अर्थों में अधिगम व्यापार अपेक्षाकृत स्थानीय परिवर्तन के रूप में स्वीकार किया जाता है। अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि स्वाभाविक है कि व्यवहार में परिवर्तन और अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन में क्या अर्थ है। इन दोनों पर क्रमबद्ध रूप से विचार करते हैं। सबसे पहले व्यवहार में परिवर्तन पर शिक्षा मनोविज्ञान ने इस क्षेत्र में बहुत कार्य किया है। इसका मानना है कि सभी प्रकार के व्यवहार परिवर्तन अधिगम की परिधि में नहीं आते हैं। मतलब जितने व्यवहार के परिवर्तन है, सारा व्यवहार में परिवर्तन जो है कि अधिगम से नहीं होते हैं। मनोविज्ञान ने केवल अभ्यास, अनुभूति, प्रशिक्षण, शिक्षण, अनुभव आदि के फलस्वरूप व्यवहार में हुए परिवर्तनों को ही अधिगम माना है। मतलब जिस चीज़ से अभ्यास के द्वारा, अनुभूति के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा, शिक्षण के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है, उसे ही जो है कि अधिगम माना है। इनका मानना है कि व्यवहार में परिवर्तन कई कारणों से हो सकता है, किंतु इनको अधिगम नहीं माना जा सकता। मतलब कहा जा रहा है कि व्यवहार में परिवर्तन जो है विभिन्न तरीकों से हो सकता है, लेकिन उसे जो है अधिगम नहीं माना जा सकता है। जैसा
जैसे मानसिक या शारीरिक थकावट, मादक द्रव्यों बीमारी, औषधीय खाने, परिपक्वन, क्रोध, भय आदि के फलस्वरूप व्यवहार में हुए परिवर्तन। यदि हम लोग जो है कि शारीरिक थकावट, हम लोग जो है कि शरीर जब थक जाता है तो हम लोग का एक व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है। मादक मतलब क्या, शराब हो गया, नशीली पदार्थ हो गया, उसे हम लोग क्या मादक द्रव्य कहा जाता है। बीमारी होता है तो हम लोग को कमजोरी होने लगता है, तो वो भी जो है कि व्यवहार में कहीं ना कहीं परिवर्तन होता है। औषधि खाने से हम लोग जब दवाई खाते हैं तो हम लोग के व्यवहार में परिवर्तन होता है। परिपक्वन, क्रोध करेंगे तो क्रोध के समय में हम लोग का चेहरा व्यवहार में परिवर्तन होता है। भय के समय में हम लोग डर जाते हैं तो उस समय भी व्यवहार में परिवर्तन होता है। आदि के फलस्वरूप व्यवहार में हुए परिवर्तन को जो है कि यहाँ पर अधिगम नहीं माना जाता है। इन सारी चीज़ों को जो है कि अधिगम नहीं माना जाता। शारीरिक थकावट को, मादक द्रव्यों को, बीमारी को, औषधियों को, खाने में परिपक्व, क्रोध, भय आदि के फलस्वरूप व्यवहार में जो भी परिवर्तन होते हैं उसे अधिगम नहीं माना जाता है। अधिगम के लिए व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन आवश्यक माना गया है। अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन व्यवहार में होने वाले अस्थायी और अस्थायी परिवर्तनों के मध्य की स्थिति माना गया है। यहाँ पर बोला गया है अधिगम के लिए व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन आवश्यक माना गया है। मतलब जो अधिगम करने के बाद अस्थायी परिवर्तन होता है उसे जो आवश्यक माना गया है। अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन व्यवहार में होने वाले अस्थायी व अस्थायी परिवर्तनों के मध्य में स्थित माना जाता है। मतलब क्या है कि अस्थायी और अस्थायी परिवर्तनों को माना जाता है। अपेक्षाकृत सभी अस्थायी व्यवहार परिवर्तनों में से ऐसे धारण योग व्यवहार परिवर्तन से हैं जो कि किसी समय विशेष तक अस्थायी प्रकृति का होता है। समय विशेष की कोई निश्चित सीमा नहीं निर्धारित की गई है, या कुछ दिनों या कुछ महीनों या कुछ वर्षों तक भी हो सकती है। कभी कभी व्यवहार में अभिप्रेरणात्मक अवस्थाओं के कारण भी परिवर्तन होते हैं, किंतु इन परिवर्तनों की प्रकृति क्षणिक होती है। मतलब क्या है कि आदमी को मोटिवेट कर दिया जाता है, उसे जो है कि मतलब मोटिवेशन दिया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, प्रेरणा दिया जाता है, तो वो जो उसमें व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन वो व्यवहार की परिवर्तन जो है कि मात्र क्षणिक होती है। हाउस्टन ने इस संदर्भ में कहा है कि व्यवहार में अभिप्रेरणात्मक स्थिति में उतार चढ़ाव होने से उत्पन्न अस्थायी परिवर्तन अधिगम के श्रेणी में नहीं आते हैं। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि व्यवहार परिवर्तन में क्या आश्रय है। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि व्यवहार परिवर्तन में क्या आश्रय है। व्यवहार शब्द में एक अत्यंत व्यापक संप्रदाय इस संदर्भ में वुडवर्थ जी ने कहा है, जीवन किसी भी अभिव्यक्ति को क्रिया कहा जा सकता है और व्यवहार में ऐसी सभी क्रियाएं को एक संप्रीत नाम है। इसी प्रकार जेम्स डेलेवर ने भी अपना मत व्यक्त किया है कि जीवन में संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के प्रति मनुष्य की प्रक्रिया ही व्यवहार है। सामान्य अर्थ में यह कहा जा सकता है कि मानव अपने दैनिक क्रियाकलापों में जो भी प्रतिक्रिया करता है वे ही उसका व्यवहार है। मतलब जो है कि मानव जो है कि एक दिन में जब हम लोग देखते हैं, जब हम लोग सुबह उठते हैं, सुबह से शाम हो जाता है, जो हम लोग 24 आवर्स में जो हम लोग काम करते हैं उससे तो ही व्यवहार कहा जाता है। उसमें ही परिवर्तन होंगे, उसी में जो है कि जो परिवर्तन होना नहीं होना है वो सारे परिवर्तन उसी में होते हैं, वे उसका व्यवहार है। व्यवहार का जो हम लोग सुबह से लेकर शाम तक सोने से उठने के बाद तक जो हम लोग 24 घंटा में करते रहते हैं उसी को व्यवहार कहा जाता है। व्यवहार को 3 पक्षों में संदर्भित करते हुए अध्ययन किया जा सकता है। हम लोग जो व्यवहार को जो है 3 भागों में बांटकर भी अध्ययन कर सकते हैं। ये पक्ष है ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक। मतलब क्या है, एक पक्ष जो है ज्ञानात्मक हो गया, दूसरा पक्ष जो है भावनात्मक हो गया और तीसरा पक्ष जो है क्रियात्मक पक्ष हो गया। मतलब व्यवहार को जो हम लोग अध्ययन करना चाहें अलग अलग माध्यम से, तो हम लोग जो है ज्ञानात्मक, भावनात्मक मतलब ज्ञान के माध्यम से, भावना के माध्यम से और जो है क्रिया के माध्यम से, हम लोग ज्ञान के माध्यम से कर सकते हैं, भावना के माध्यम से कर सकते हैं और क्रिया के माध्यम से कर सकते हैं। यदि हम लोग शिक्षण को जो है अधिगम को यदि 3 भागों में बांट दें तो पहला भाग बन जाएगा ज्ञान के स्तर, जो ज्ञान वाली बात है ना, उसके भावनाएं जो जुड़ी हुई भावनाओं की बात है और क्रियात्मक पक्ष है। ये 3 पक्ष जो है कि यहाँ पर विशेष है। मानव व्यवहार के इन तीनों पक्षों में जब कोई परिवर्तन किसी कारण से होता है तो उसे व्यवहार परिवर्तन अधिगम माना जाता है। जब इस प्रकार का जब परिवर्तन होता है तो उसे जो व्यवहार परिवर्तन अधिगम माना जाता है। उद्देश्य, अब हम लोग यहाँ पर उद्देश्य की जानकारी को देखते हैं। उद्देश्य क्या है? इस कार्य का अध्ययन करने के पश्चात आप इस योग्य हो जाएंगे कि अधिगम को परिभाषित कर सकते हैं। मतलब हम लोग जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोग जो अधिगम को परिभाषित कर सकते हैं, अधिगमों के आयामों को परिभाषित एवं व्याख्या कर सकते हैं, अधिगम के आयामों के महत्व को स्पष्ट कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया एवं ज्ञान के विभिन्न प्रकारों को व्याख्या कर सकेंगे, कौशल एवं इसके अर्जन की प्रक्रिया की विवेचना कर सकेंगे, मूल्यों की शिक्षा महत्व और उसके विकास के माध्यमों की चर्चा कर सकेंगे,
सकेंगे, विश्वास को परिभाषित करते हुए उसकी विवेचना कर सकेंगे, अभिवृद्धि को स्पष्ट करते हुए उसके महत्व की चर्चा कर सकेंगे, आदत और उसके महत्व की व्याख्या हम लोग जो है कि कर सकते हैं। आसानी से हम लोग सरलतापूर्वक इन सारे कार्यों को जो है कि हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहला जो पॉइंट स्टार्ट करते हैं 1.3, जिसमें हम लोग स्टार्टिंग करते हैं अधिगम के आयामों की बीमाएँ। यहाँ पर बीमाएँ कहा गया है, तो बीमाएँ को हम लोग पढ़ते हैं। अधिगम के आयाम अनुदेशात्मक योजना के लिए एक अधिगम केंद्रित रूपरेखा या संरचना है जो कि संज्ञान और अधिगम क्षेत्र के नवीनतम शोध और व्यावहारिक कक्षागत कार्यनीतियों में परिवर्तित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह रूपरेखा कम से कम 3 मुख्य प्रयोजन स्वयं में निहित रहती है। पहला है कि अनुसंधान आधारित शिक्षण कार्यनीतियों की आयोजित व्याख्यातित एवं विकसित करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है जो कि विद्यार्थी को विभिन्न प्रकार से चिंतन या विचार में भागीदारी अर्थपूर्ण अधिगम में व्यक्त रखें। दूसरा है कि यह विभिन्न तरीकों से एकीकृत अनुदेशात्मक प्रतिमानों के माध्यम से यह प्रयास करती है कि अनुदेशात्मक प्रतिमान कैसे संबंधित हैं और यहाँ के परंपर व्यापक और प्रदर्शित करती है। तीसरा है कि यह पाठ्यक्रम और अनुदेशन की योजना एवं पहुंच के लिए एक प्रक्रिया प्रदान करती है जो कि अनेकों शोधों के आधार पर शिक्षण और अधिक के लिए प्रभावी हो। तो ये प्रकार के सारे चीज़ें हैं जो हम लोग जो है यहाँ पर और अच्छा से विस्तार पूर्वक से देखेंगे और समझने का प्रयास जो हम लोग के द्वारा किया जाएगा। अधिगम के आयाम को एक ऐसी विधा के रूप में स्वीकार किया जाता है जो कि नवीनतम शोधों और सिद्धांतों पर आधारित व्यवहारिक रूपरेखा का संरचना है। यहाँ पर अधिगम को जो है कि ऐसे व्यवहार में लिया जाता है जिसको हम लोग सोचने की बात है कि इसे जो है कि हम लोग विज्ञान के तहत मान्यता प्राप्त भी कर सकते हैं। मतलब क्यों कर सकते हैं प्राप्त, क्योंकि ये जो है अधिगम आयाम जो एक ऐसी विधा के रूप में स्वीकार किया जाता है जो नवीनतम शोध मतलब नवीन शोध यदि किया गया है तो कहीं ना कहीं विज्ञान का यूज किया गया है, और नवीन शोधों और सिद्धांतों पर आधारित व्यवहारिक रूपरेखा का संरचना है। मतलब नवीन शोध क्या है, नई चीज को शोध करने के बाद जो संरचना की गई है जो किसी भी विशेष क्षेत्र के शिक्षण और अधिगम की गुणवत्ता का उत्कृष्टता लाता है। मतलब यदि किसी भी विषय के लिए अच्छी स्रोतें होती है, उस शोध होती है, उसके बारे में चर्चाएं होती हैं, परिचर्चाएं होती हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं ज्ञान का विसर्जन, ज्ञान का जो उत्पादन, ज्ञान जो है बढ़ता है और आगे जो है बढ़ते रहता है। अधिगम आयाम प्रतिमान या रूपरेखा का 5 मुख्य अवधारणा पर आधारित माना जाता है जो निम्न प्रकार के हैं। पहला हम लोग देखते हैं ये निम्न प्रकार के जो है कि यहाँ पर जो है क्या लिखा हुआ है, अधिगम की गुणवत्ता का उत्कृष्ट लाता है। अधिगम आयाम प्रतिमान का रूपरेखा, अधिगम प्रतिमान के रूपरेखा का 5 मुख्य अवधारणा आधारित जो यहाँ पर है वो जो अधिगम के बारे में लिखा गया है अवधारणाएं जो है यहाँ पर हम लोग अभी पढ़ेंगे। पहला पॉइंट में हम लोग देखते हैं पहला पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट में लिखा है अनुदेशनक निश्चित एवं सर्वोत्तम रूप से प्रतिबंधित होना चाहिए कि हम क्या जानते हैं और अधिगम कैसे पूर्ण होता है। मतलब हम लोग क्या जान रहे हैं और इसका अधिगम कैसे पूर्ण होगा, ये बातें की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। पॉइंट नंबर 2, अधिगम को एक जटिल तंत्र की संदात्मक प्रक्रिया निहित माना जाता है जो स्वयं में विभिन्न प्रकार में चिंतन की समाहित रखता है और ये चिंतन के विभिन्न प्रकार की अधिगम आयामों को प्रदर्शित करते हैं। पाठ्यक्रम में सुस्पष्ट रूप से अधिगम में सुधार या परिमार्जन करने वाले शिक्षण का विभिन्न नजरिए, प्रत्यसन, मानसिक आदतें, कौशल, विश्वास आदि के समावित होना चाहिए। पाठ्यक्रम में जो है कि सुस्पष्ट होना चाहिए और साथ में सुधार, परिमार्जन करने वाला विभिन्न नजरिए, प्रत्यसन, मानसिक और आदतें, कौशल आदि विश्वास के समावित होता है। इसके बाद हम लोग जो है कि नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। एक व्यापक उपागम के रूप में अनुदेशन में कम से कम 2 विभिन्न प्रकार के अनुदेशन समाहित होने चाहिए। एक जो कि मुख्यतः शिक्षक का निर्देशित और दूसरा जो है कि मुख्य रूप से शिक्षार्थी निर्देशित होती हैं। ये जो है कि हम लोग को ध्यान देने की बहुत ही जरूरी है। आकलन शिक्षार्थी की सूचना या ज्ञान के प्रत्याशर की अपेक्षा ज्ञान के अनुप्रयोग में जटिल तर्क वितर्क की प्रक्रिया को केंद्रित करता है। यदि हम किसी वस्तु के भी आकलन करते हैं तो उसकी क्वालिटी को जानना चाहते हैं, उसमें क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है उस चीज़ को जानना चाहते हैं। किसी भी वस्तु का यदि आकलन करते हैं तो उसका जानना चाहते हैं। तो एक बालक का यदि आकलन करेंगे तो आकलन में क्या जो उसके विकास स्तर है, कितनी उसकी जो तीव्र गति से अध्ययन करने की क्षमता है, कितना समझने की शक्ति है, क्या वो कर सकता है, उन सारी बातों के लिए जो हम लोग आकलन करते हैं। बच्चा को समझने के लिए हम लोग जो है आकलन विधि का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं अधिगम के आयाम एक व्यापक प्रतिमान है जो अनुसंधानकर्ता एवं विचारकों
विद्वानों द्वारा अधिगम के विषय को समझने तथा अधिगम की प्रक्रिया को परिभाषित करने में अनुप्रयोग किया जाता है। अधिगम के आयाम कुछ निश्चित या विभिन्न प्रकार के चिंतन प्रक्रियाओं से व्यक्त आधार हैं जो प्रभावी एवं सफल शिक्षण हेतु आवश्यक माने जाते हैं। अधिगम आयाम की रूपरेखा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निरपेक्ष सहायक रहती है। शिक्षण प्रक्रियाओं यहाँ पर हम आगे देखते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिगम को केंद्रीय बनाए रखें। हम लोग जो है कि यहाँ पर यदि शिक्षण अधिगम को देखा जाए तो शिक्षण प्रक्रिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसकी महत्ता जो है कि बहुत अधिक है। अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन करने में देखिए, अधिगम जो प्रक्रिया का अध्ययन करने में और पाठ्यक्रम अनुदेशन और आकलन की योजना बनाने में जो कि सुस्पष्ट और सुनिश्चित अधिगम आयाम के आधार पर निर्धारित विषय वस्तु क्रियाओं का प्रक्रिया समाहित करने में सहायक होता है। मतलब जो अधिगम जो है अनुदेशन आकलन अधिगम जो आकलन करने का भी कार्य कर लेता है, योजना बनाने का काम कर लेता है। सुस्पष्ट एवं सुनिश्चित अधिगम आयाम के आधार पर निर्धारित विषय वस्तु को क्रिया प्रक्रिया में सम्मिलित करने में सहायक होता है। इस प्रकार से वो जो है कि सहायक भी जो है माना जाता है। अधिगम के आयामों में कितने पक्षों को विभाजित किया जाए इसको लेकर विद्वानों में मतभेद है। इसका सबसे पहला प्रतिमान डॉक्टर रॉबर्ट मर्जने ने विकसित किया था। यह एक कक्षा प्रतिमान जो इन्होंने अपने 30 वर्षों तक शिक्षा के क्षेत्र में किए गए अनुसंधानों के आधार पर विकसित किया था। तो क्या विकसित किया था ये भी देखना लाजमी होगा। तो क्या किया था वो देखते हैं। इसके कार्य का मुख्य ध्येय शिक्षक और शिक्षार्थी के लिए अधिगम प्रक्रिया के अंदर निहित अनुदेशात्मक साधनों का सामान्यीकरण करना इसके अधिगम आयाम थे। मतलब जो है शिक्षार्थी मतलब क्या, बालक और शिक्षक मतलब विद्यार्थी और शिक्षक के बारे में जो है कि 30 साल तक अध्ययन करने के बाद इनका जो है कि जो निकला वो चीज़ यहाँ पर लिख रहे हैं। अविरति और अनुभूति का प्रत्यक्ष अर्जन एवं एकीकृत ज्ञान, विकसित एवं प्रकृषित ज्ञान एवं अर्थपूर्ण उपयोग, मन की आदतें, ये जो है मन की आदतें के बारे में भी बात करते हैं। इस प्रकार का एक वर्गीकरण समसामयिकी अधिगम सिद्धांत में लुद्दलेस्की के द्वारा दिया गया था। इसमें अधिगम आयामों को 3 पक्षों में वर्गीकृत कर अधिगम प्रक्रिया को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। यह अधिगम आयाम निम्न है, संज्ञात्मक है, भावनात्मक है और सामाजिक है। यहाँ पर हम लोग शुरुआत में ही अधिगम के बारे में 3 पार्टों में बांटने के बारे में बात किए थे, जिसमें क्या है, एक संज्ञात्मक है, एक भावनात्मक है और एक भावनात्मक है तो तीसरा जो है कि हम लोग क्या है समाजात्मक क्या है सामाजिक है। मतलब पहला जो है कॉन्फ्रेंटिव है, इमोशनल है और सोशल है, ये जो है इंग्लिश में। अब हम लोग आगे देखते हैं। इसी प्रकार अन्य अधिगम आयामों का वर्गीकरण भी विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं जो कि ज्ञानात्मक, भावनात्मक, जो हम लोग को पहले जो संज्ञात्मक जो है ना उसे ज्ञानात्मक के रूप में भी हम लोग जान सकते हैं। ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्या कहते हैं उसको, क्रियात्मक। अधिगम अनुक्षेत्रों के संबंधित है। इसी प्रकार एक वर्गीकरण के माध्यम से अधिगम आयामों को विमाओं को प्रस्तुत किया जा सकता है जो न केवल शिक्षार्थियों के अधिगम के लिए प्रभावी है अपितु शिक्षकों के शिक्षण की प्रभावशाली बनाने में अत्यंत सहायक है। यह वर्गीकरण निम्न प्रकार से जो है निम्न प्रकार से, और इसका वर्गीकरण को अब हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। देखते हैं क्या लिखा है। ज्ञान की संप्राप्ति और या प्राप्ति, कौशलों का अर्जन या अभिकरण, मूल्यों का शिक्षा या उपदेश, स्वीकार करना, अस्वीकार, रचना, निर्माण, विश्वासों की धारणा या पकड़, और 5वां जो है अभिवृद्धि, दृष्टिकोण, परिमार्जन या सुधार, परिवर्तन, बदलाव, धारण या धारण युक्त रहना, आदत और संवर्धन का उन्नयन करना। ये सारी विशेषताएं जो है कि यहाँ पर वर्णित किया गया है। अब हम लोग जो है कि 1.31 ज्ञान की संप्राप्ति और प्राप्ति के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि इसमें क्या होती है। अधिगम से विद्यार्थियों में होने वाले व्यवहार परिवर्तन के फलस्वरूप विद्यार्थी में निश्चित धारण या ज्ञान की संप्राप्ति होती है जो संज्ञात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक किसी में भी अधिगम अनुक्षेत्र से संबंधित हो। और इसके बाद हम लोग हो सकता है विद्यार्थी अधिगम मुख्यतः 2 तरीकों से करते हैं। पहला एक निष्क्रिय अधिगमकर्ता के रूप में, दूसरा जो है सक्रिय अधिगमकर्ता के रूप में। एक निष्क्रिय अधिगम के समर्पण और अबोध पर ही केंद्रित रहता है।
हम लोग जो है विद्यार्थी आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी का ज्ञान समाप्ति में सहायता करने के लिए इस अधिगम का आयाम या बीमा अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब विद्यार्थी नई सूचना को अधिगम करता है, मतलब विद्यार्थी जब नई नई बातों को सीखता है, नई नई चीज़ों को सीखता है, तो वह पहले से उस संबंध का कुछ भी जानता है। उस संगठन में नई सूचना को संचित करते हुए अपनी स्मृति के काल में के लिए संचित कर लेता है। विद्यार्थी को अधिगम करने के पूर्व शिक्षक को यह ज्ञान प्रकारों के जानना आवश्यक है, क्योंकि इसके लिए ज्ञान के अभाव में ज्ञान की सुस्पष्ट संप्राप्ति और उनका एकीकरण कर पाना संभव नहीं है। अधिकांश संज्ञानात्मक मनोविज्ञान यह धारणा रखते हैं कि ज्ञान को दो आधारभूत वर्गों में संगठित किया जा सकता है: वर्णनात्मक या सूचक ज्ञान तथा प्रक्रियात्मक या क्रियाविधि संबंधी ज्ञान। इसको कुछ उदाहरण से समझा जा सकता है, जैसे वर्णनात्मक ज्ञान या सूचक ज्ञान अधिगमकर्ता जानता या समझता है। प्रजातंत्र को जानना या समझना एक अर्से को विशेषता या भाग, एक सामान्य या तथ्यात्मक सूचना जैसे नाम, परिभाषा आदि। और प्रक्रियात्मक ज्ञान जो है अधिगमकर्ता का योग होता है। इसमें से कुछ जोड़ एवं कम कर सकना, एक लेख लिखना, एक जटिल पाठ को ढांचा जैसे कार चलाना। प्रक्रियात्मक ज्ञान अधिगम में अपेक्षित रहता है कि अधिगमकर्ता एक प्रक्रिया का कार्य निष्पादन या एक कौशल के प्रदर्शन जो किसी प्रकार की क्रिया में भाग लेते हुए ग्रहण करता है। मतलब यदि हमको गाड़ी चलाना सीखना है तो उसके लिए हमको क्रिया करना पड़ेगा। यदि क्रिया नहीं करेंगे तो गाड़ी चलाना नहीं सीख पाएंगे। मतलब हाथ पैर जो है कि यूज करना पड़ेगा गाड़ी चलाने के लिए, तब हम लोग गाड़ी चलाना सीख सकते हैं। वही चीज़ है कि यहाँ पर जो है कि जो अधिगम करता है वो जो किसी माध्यम के द्वारा ही जो सीख पाता है उसे जो है प्रक्रियात्मक कहा गया। प्रक्रियात्मक ज्ञान में कुछ क्रिया प्राथमिक रूप से मानसिक क्षेत्र में से और कुछ शारीरिक क्षेत्र से होता है। जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो हम लोग जो है कि पैर के द्वारा या हाथ के द्वारा या सेल्फ के द्वारा हम लोग का स्टार्ट करते हैं, लेकिन हमको गाड़ी किस प्रकार चलाना है इस चीज़ के लिए हम लोग दिमाग से सोचते हैं। प्रक्रियात्मक ज्ञान से अधिगम एक श्रेणीबद्ध सोपानों में होता है। पहले कोई एक कार्य, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, 10वां आदि। मतलब एक कार्य किए, फिर दूसरा काम किए, फिर तीसरा काम किए। इस प्रकार करते करते जो हम लोग जो है कार्य जो है कि धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इसी कारण प्रक्रियात्मक ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया जटिल मानी जाती है। वर्णनात्मक या सूचक ज्ञान में सामान्य या प्रक्रियात्मक प्रकार की सूचना होती है जो कि अधिगमता को जानना या समझना चाहिए। जैसे एक संप्रदाय प्रजातंत्र ले तो इसे विद्यार्थी से अपेक्षा की जाती है कि उसे प्रजातंत्र का अर्थ, प्रक्रिया, वोट का मतलब, प्रजातंत्र की समान विशेषता आदि की सूचना या जानकारी स्मरण करना। जैसे यहाँ पर प्रजातंत्र के बारे में कहा गया, प्रजातंत्र जो है कि प्रजा के द्वारा पूरी तरह से निहित रहता है ना। संक्षेप में हम सूचक या वर्णनात्मक ज्ञान का अर्थ ऐसी सूचना या जानकारी से हैं जो तथ्यों और संप्रदाय और संप्रीकरण के रूप में विषय वस्तु का ज्ञान होने से हैं। ज्ञान की प्रकृति का बोध का महत्व, ज्ञान जो है उसकी प्रकृति और बोध का महत्व के बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं। विद्यार्थी के अधिगम में सहायता है तो केवल अधिगम प्रक्रिया को ही समझना आवश्यक नहीं है। मतलब विद्यार्थी जो अधिगम प्रक्रिया को ही समझ लें ये आवश्यक नहीं है, अपितु ज्ञान की प्रकृति को भी जानना आवश्यक है। शैक्षणिक गतिविधियां क्रियाओं को रुचि ढंग के नियोजित करने हैं तो ज्ञान की पहचान होना चाहिए। शिक्षक को यह समझ होनी चाहिए कि कैसे सूचक या वर्णनात्मक ज्ञान का शिक्षण और आकलन प्रक्रिया ज्ञान के शिक्षण और आकलन से अलग होता है। इसी क्रम में आगे कुछ व्याख्याओं का वर्णन के माध्यम से ज्ञान की प्रकृति और अधिगम के आयामों विभागों के प्रतिमान से संगठित योजना और पाठ्यक्रम अनुदेशन व आकलन के नियोजन व उपयोग करने हेतु तो चर्चा की जा सकती है। इस प्रकार की सारी बातों को जो है हम लोग जो है धीरे धीरे और सरलता पूर्वक समझने के जो है कार्य करेंगे। वर्णनात्मक या सूचक तथा प्रक्रियात्मक ज्ञान में अधिकांश पाठों का निहित कार्यों में सूचक और प्रक्रियात्मक दोनों ज्ञान का अनुप्रयोग समाहित रहता है। किसी भी पाठ में समापन, निर्णय लेने या समस्या समाधान करने का प्राणिक अवशेषण की प्रक्रिया के लिए अधिगमकर्ता निष्पादन निश्चित विशिष्ट सोपानों के अनुरूप होता है जो कि समानता प्रक्रिया और ज्ञान के निहित होता है। किंतु यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, किसी भी पाठ या कार्य के लिए संपादित करने के प्राथमिक शर्त विद्यार्थी को पाठ प्रसनन संभित वर्णनात्मक या सूचक ज्ञान जैसे प्रसनन की जानकारी
बोध होना चाहिए, तभी विद्यार्थी किसी प्रकार या पाठ का सफलतापूर्वक समापन एवं उपयोगी परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे किसी विद्यार्थी को कक्षा के प्रकरण को दिया जाए तो प्रजातंत्र की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रशासनिक स्पष्ट कीजिए, या प्रजातंत्र के संबंधित सामान्य जानकारियों का अवबोध सूचक या वर्णनात्मक ज्ञान के भाग और प्रजातंत्र के वर्तमान परिप्रेक्ष्य प्रशासनिक हेतु प्रवाही सूचना का जोड़ना तथा कुछ को हटाते हुए प्रसरण को स्पष्ट करना प्रक्रियात्मक ज्ञान का भाग माना जाएगा। इस प्रकार यह भी कहा जा सकता है कि दोनों ज्ञान को एक दूसरे से न्यायोचित संबंध रखते हुए जहां एक के अभाव के दूसरे से प्राप्त संभव नहीं, फिर भी इन दोनों की अंतर होता है। यहाँ पर जो है कि इस प्रकार से बताया गया है। ज्ञान की संरचना एवं व्यापकता के स्तर, ज्ञान का जो संरचना है और जो है इसकी व्यापकता के स्तर है, इसके बारे में वर्णन करना। वर्णनात्मक और सूचक ज्ञान का प्रक्रियात्मक ज्ञान की सामान्य श्रेणियों के न्यूनतम अंतर के ज्ञान पहचान की प्रक्रिया है विद्यार्थियों का अधिगम प्रभावी अवसर प्रदान करती है। यहाँ पर वर्णनात्मक तथा प्रक्रियात्मक के अंतर को बोध करते हुए उसकी जांच व संरचना के संबंधित पहलुओं की विचार करेंगे। वर्णनात्मक ज्ञान क्या है? वर्णनात्मक ज्ञान का स्वरूप संरचना के अंदर सूचना के अंशों में विशिष्ट विधि संबंध निहित माने जाते हैं। सूचनाओं का संगठन संबंधी स्वरूप प्रारंभ में विद्यार्थी के इस रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि उसमें सूचनाओं के प्रेरता और प्रकर्षित होकर समान प्रचलित तत्वोपरांत सूचना में पृथक पृथक भागों अंशों और असमित संयोजन किया जाता है, जो कि सूचना की धारण शक्ति और अनुप्रयोग में लाने की क्षमता को बढ़ाता है। वर्णनात्मक और सूचक ज्ञान का 6 प्रचलित संगठित संबंधित स्वरूपों की चर्चा कर रही इसकी समझ को बढ़ाने में सहायक है। एक है वर्णनात्मक और विवरण। वर्णनात्मक और विवरण तो पहला एक मुख्य विशिष्ट स्तर वर्णनात्मक सूचक ज्ञान को विशिष्ट व्यक्तियों के स्थानों, विचारों, वस्तुओं, घटनाओं के वर्णन या विवरण के रूप में संश्लित होता है। इसमें सूचना प्रारंभ परिभाषित पदों, संरचना एवं रूप में बुनियादी तथ्यों का संग्रह के रूप में संग्रहित होते हैं, जो कि किसी विषय प्रारंभिक विषय वस्तु के विशिष्ट अंग होते हैं। परिभाषित पद को देखा जाए तो इसमें किसी परिभाषित पद का तात्पर्य किसी शब्द के अर्थ को समझकर साधारण स्तर पर होने से है। इससे किसी शब्द या पद को सुस्पष्ट रूप से वर्णित करने के हेतु उपयुक्त में सूचना निहित होती है। मतलब क्या है कि हम लोग जो परिभाषा देते हैं तो किसी चीज को हम लोग जो है उसके परिभाषा के मायने से समझाने के हम लोग जो है कि प्रयास करते हैं। तथ्यों में बहुत विशिष्ट व्यक्तियों, स्थानों, जीवित स्थान, अजीवित जीवों तथा घटनाओं आदि का विवरण संचित रहता है, जैसे एक व्यक्ति की घटना की विशेषता आदि। समय अनुक्रमों, महत्वपूर्ण घटनाओं जो कि किन्हीं 2 विशिष्ट बिंदुओं के समय व्यवस्थित रहकर एक समय में अनुक्रम को बनाती है, जैसे किसी कहानी की घटनाएं अपने अंदर एक समय अनुक्रम को व्यवस्थित करती है। प्रक्रिया या कारण प्रभाव संबंध, इसमें से सूचनाएं एवं कारण संबंधी तंत्र व्यवस्थित रहती है। इसमें सूचनाएं एक विशिष्ट परिणाम की ओर से एक श्रेणीबद्ध सोपान के संगठित रहती है, जैसे हड़प्पा सभ्यता के पतन प्रकरण सूचनाओं का कारण संबंधी तंत्र देखने को मिल जाता है। वृत्तांत या प्रसंग विशिष्ट घटनाएं हैं जिसमें होता है एक परिस्थिति एक खास समय में स्थान की है, विशिष्ट प्रतिभागी एक विशेष समय अवधि घटनाओं के विशिष्ट अनुक्रम तथा एक विशेष कारण के प्रवाह होते हैं। सामान्यीकरण सिद्धांत एक नियम या कथन के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। इसकी पुष्टिकरण हेतु अपेक्षित नियम उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं। सिद्धांत एक सामान्यीकरण है, उसमें नियमों या संबंधों का संयोजन ग्रहण प्रकार का होता है, जो कि अनेकों विशिष्ट परिस्थितियों के अनुप्रयोग में लाया जा सकता है। संप्रदेय ज्ञान संदर्भ चिंतन एक साधारण ढंग से, जिसमें आमतौर पर एक शब्द या वाक्यांश संपूर्ण वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों, स्थानों, घटनाओं आदि को अंकित किया जाता है। या भी कहा जा सकता है कि जब कई वस्तुओं के गुणों को सामान्य नियम द्वारा गुणित कर दिया जाता है, तब इससे बनाने वाले मानसिक प्रारूप को संप्रदेय की संज्ञा दी जाती है, जैसे जंगली और पालतू पशु। यहाँ पर जंगली और पालतू पशु के बारे में जब कहा गया है तो क्या है कि जंगली पशु किस प्रकार से बिहेवियर करता है, पालतू पशु क्या करता है, उसी चीज़ को समझना है। और आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं प्रक्रियात्मक ज्ञान। प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है? प्रक्रियात्मक ज्ञान को किसी पाठ निष्पादन के अभ्यासत्मक ज्ञान के रूप में जाना जाता है। प्रक्रियात्मक ज्ञान को अधिक ज्ञानान्वित ज्ञानक योग्यताएं एवं अनुभव, समस्या समाधान का अभ्यास, एक विशिष्ट परिस्थितियों की सीमाओं का अवबोध आदि शामिल रहता है। जैसे एक कार को चलाने के लिए केवल सैद्धांतिक ज्ञान का होना पर्याप्त अपितु उसके व्यवहारिक प्रक्रियात्मक ज्ञान का होना आवश्यक है, क्योंकि कार चलाने हेतु विभिन्न प्रक्रियाओं का निश्चित कर्म को संप्रेरित करने कुशलता का परिणत होना चाहिए। प्रक्रियात्मक ज्ञान में कई कौशल और क्रियाओं का निष्पादन तथा साथ में किया जाता है। इस ज्ञान का परिक्रम में
विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक कुशलताओं प्रक्रियाओं के द्वारा किसी समस्या का समाधान करने, निष्पादन करने की योग्यता विकसित करने का प्रयास किया जाता है। और अब हम लोग यहाँ पर जो है कि 1.4 कौशलों का अर्जन या अभिकरण। एक कौशल विशिष्ट व्यवहारों का समुच्चय होता है। इसमें एक विशिष्ट पदों या सोपानों के तंत्र का विद्यार्थी सुनिश्चित कर्म में अनुप्रयोग करते हुए अधिगम करता है। मतलब कोई भी चीज़ हम लोग कर्म पर कर्म बाय कर्म, 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप हम लोग जो अध्ययन करते हैं। अधिगम की अपेक्षित सफलता कौशल की दक्षता पर निर्भर करती है, अर्थात कोई विद्यार्थी जितनी कम त्रुटियों के साथ कौशल का संपादन कर लेता है, उसे हम कौशल में उतना ही दक्ष प्रवीण माना जाता है। कौशलों में अर्जन में तीनों अधिगम अनुक्षेत्रों अर्थात संज्ञात्मक, भावनात्मक एवं क्रियात्मक का सम्मिलित प्रभाव रहता है। जब कोई विद्यार्थी किसी नए कौशल का अधिगम करता है, तब उस कौशल का विकास अधिगम की 3 अवस्थाओं पर आधारित होता है। ये 3 अवस्थाएं हैं: संज्ञात्मक, सहचर या सहचारी, और तीसरा है स्वायत्ता। कौशल की प्रत्येक अवस्था की अपेक्षित प्रतिपुष्टि दर्शन एवं अभ्यास के विभिन्न विशेषताओं की होती है। संज्ञात्मक कौशल अर्जन के संज्ञात्मक अवस्था के अंतर्गत अधिगम किए जाने वाले कौशल की प्रारंभिक अभिज्ञान एवं अवबोध किया जाता है। इस अवस्था में विद्यार्थी इस बिंदु पर केंद्रित रहता है कि उसे क्या करना है। इस अवस्था में की जाने वाली अधिगम गतिविधियों विद्यार्थियों के लिए अधिक कार्य निष्पादन या अभ्यास की अपेक्षा देखने या विचार करने, विश्लेषण करने, तर्क करने, निर्णय और मानसिक चित्रण का प्रारूप को आदि अधिक केंद्रित करना चाहिए। इस अवस्था में कौशल अर्जन, सम्मिलितकरण एवं अच्छी समझ में विकास निहित रहता है। इस अवस्था में निम्न बिंदुओं पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। इस अवस्था में सबसे पहले एक कौशल संबंधित अनुभव विद्यार्थी को दिया जाता है। विद्यार्थी को कौशल से संबंधित आवश्यक जानकारी अनुदेश दिया जाता है। इस अवस्था में पर्याप्त प्रदर्शन आवश्यक है। जटिल कौशलों को छोटे छोटे उप कौशल में विभाजित करके प्रस्तुत किया जाना चाहिए। शिक्षक का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी और अभिप्रेरित करना चाहिए। अनुमोदनों का न्यूनतम प्रदान करना, रचनात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करना एवं प्रदर्शन करना चाहिए। सहचर या सहचारी कौशल अर्जन की सहायक अवस्था में विद्यार्थी अधिगम कैसे किया जाए कि अभ्यास के लिए विचार के वास्तविक रूप में केंद्रित रहता है। विद्यार्थी को किसी पाठ या कौशल निष्पादन की योग्यता को इस अवस्था में अभ्यास द्वारा बढ़ाने का प्रयत्न किया जाता है। यहाँ आवश्यक नहीं है कि विद्यार्थी किसी कौशल के पूर्ण उत्कृष्ट निष्पादन करने के लिए, किंतु यह आवश्यक है कि उसमें कौशल संपादन प्रदर्शन किया जाए, इसकी समझ होनी चाहिए। अधिकांश विद्यार्थी इस अवस्था में दीर्घ समय अवधि के रूप में जाते हैं और कुछ अगली अवस्था में जाने के लिए अपेक्षित प्रगति के रूप में कर पाते हैं। इस अवस्था में दीर्घ व्यापक माना जाता है, जिसके मुख्य विशेषताएं अत्यधिक अभ्यास है। इस अवस्था में निम्न प्रक्रियाओं में निहित माने जाते हैं। इस अवस्था को एक अभ्यास अवस्था के रूप में जाना जाता है। कौशल की आवृत्ति में मानसिक एवं पेशीय गति की एक समय में होना चाहिए। संपूर्ण अवस्था का आवृत्तियों की संख्या में अधिक होने पर त्रुटियां न्यूनतम होना चाहिए तथा कौशल परिष्कृत होना चाहिए। किसी कौशल के परिष्कार लाने में प्रतिपुष्टि एवं अपेक्षित सहायता के रूप में दिया जाना चाहिए। तथापि आंतरिक प्रतिपुष्टि कौशल और प्रगति बनाने के लिए अधिक उपलब्ध रहती है। कुछ विद्यार्थी या अधिकर्ता इस अवस्था में निकलकर अगली अवस्था की कौशल की जटिलता के कारण को भी पहुंच नहीं पाते हैं। स्वायत्ता अवस्था में कौशल अर्जन की सभी परिवर्तन कालों और क्रियात्मक कौशल के स्वतः बिना किसी विराम और न किसी चिंतन के कैसे करना है, अगले क्रम में क्या करना है आदि के होने लगता है। यह एक विकसित स्तर और निष्पादन की होता है, जहाँ कोई विद्यार्थी किसी कौशल निष्पादन धारा प्रवाह एवं सहज बोध करने लगता है, जहाँ बाहरी प्रभाव परिणाम के प्रभावित नहीं कर पाता है। कोई विद्यार्थी किसी कौशल के उद्देश्य को दीर्घ समय से प्राप्त कर इस अवस्था तक पहुंच पाता है, जबकि इस विद्यार्थी की इस अवस्था में कभी पहुंच नहीं पाते हैं। विद्यार्थियों की यहाँ नहीं पहुंच पाने के कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ मुख्य परिश्रम आवश्यकता कौशल एवं पाठ की जटिलता और अभिप्रेरणा के प्रभाव में माना जाता है। इस अवस्था में निम्न क्रियाओं एवं कार्य निहित माने जाते हैं। उप कार्यों का एक अनुक्रम साथ ही किसी एक कौशल के निष्पादन द्वारा प्रवाहित निपुणता प्रदान करता है। इस अवस्था में विद्यार्थी
विद्यार्थी उच्च संज्ञानात्मक क्रियाओं का संरक्षण कौशल के साथ करने में सक्षम हो जाते हैं। विद्यार्थी इस स्वायत्तावस्था में प्रायः अभ्यास और कौशलों में परिणतता लाते हैं और या परिस्थितियों में उन्हें खेल के समान उत्पन्न करते हैं। किसी कौशल के स्वायत्तावस्था में परीक्षण सामान्य आवश्यक कौशल में धीरे धीरे परिमार्जन लाने के लिए है, इसलिए इसके परीक्षण के उच्च स्तर के अभिप्रेरणा को आवश्यकता मानी जाती है। शिक्षा के प्रमाणत परिमाणों में अधिगम प्रायः सुनिश्चित विषयों के विषय वस्तु और विषय वस्तु के अंत तक आकलन का एवं मूल्यांकन की इस वर्तमान 21वीं शताब्दी के इन परिणामों की आवश्यकता और के संदर्भ में परिवर्तन लाया और परंपरागत विषयों के सामयिक विषयों के प्रश्न का अवशिष्ट स्वरूप प्रदान करते हुए शामिल कर लिया गया। आधारभूत विषयों में प्रसंगों के वर्तमान शताब्दी अधिगम परिस्थिति को बदल दिया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य नागरिक साक्षरता, वैश्विक साक्षरता, आर्थिक साक्षरता, स्वास्थ्य साक्षरता और पर्यावरणीय साक्षरता, इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यकता अनुरूप परिवर्तन एवं उसके कारण इसके स्वरूप में परिवर्तन लाया। इस प्रश्न का संबंध कौशल से है, अतः चर्चा भी केवल उसी परिप्रेक्ष्य में की जा रही है। कौशल महत्व शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए समान होता है और इसको किस प्रकार अर्जित किया जा सकता है इसकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है। यहाँ पर केवल उन बिंदुओं पर उल्लेखित किया जा रहा है जो कि कौशल अर्जन और प्रदर्शन के शिक्षक, विद्यार्थी और दोनों के लिए लाभकारी एवं प्रभावी हो सकते हैं। स्पष्ट प्रभावी संप्रेषण सहयोग वातावरण, आलोचनात्मक चिंतन की प्रवृत्तियों के समस्या समाधान के लिए तत्पर, सृजनात्मक और कार्य प्रणाली के न्यूनतम सीखने की इच्छा, जीवन की जीविका संबंधित कौशल को अर्जित करने और अभिप्रेरणा जैसे नेतृत्व क्षमता, उत्तरदायी व्यवहार के उत्पाद क्षमता को दायित्व बोध, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कौशल आदि। और यहाँ पर हम लोग जो है कि 2.3 पॉइंट और बचा हुआ, इस पॉइंट को पढ़ने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे। सूचना एवं संचार तकनीकी कौशल दक्षता जैसे मीडिया साक्षरता, सूचना साक्षरता, तकनीकी साक्षरता आदि नूतन अधिगम विधियों में प्रवृत्तियों तथा तकनीकों की कुशलता व दक्षता जैसे खेल आधारित अधिगम, योजना आधारित अधिगम, समस्या आधारित अधिगम, डिजाइन बेस्ड अधिगम और मूल्यों की शिक्षा का उद्देश्य अधिगम, ये सारे चीज़ जो है कि है 1.5 हम लोग जो है कि पढ़ेंगे लर्निंग टीचिंग में। और इसके बाद जो है कि ये सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। अभी जो है कि इसकी जो है कि लंबा चैप्टर है तो थोड़ा सा तो रुक के पढ़ना पड़ेगा, है ना। एक ही बार सारा चीज़ नहीं हो पाएगा, तो सेकंड पार्ट में आप लोग को जो है कि नेक्स्ट पढ़ाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।